हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ पे बात करने वाले हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा मैंने कैंडिड रखा है इसको। तो मैंने रिसेंटली एक जीप कंपास ख़रीदी है, तो उसके ऊपर बात करेंगे कि क्यों मैंने ली। और ये मुझे 19 लाख की पड़ी और मैंने ये यूज़ ख़रीदी है, राइट। तो ये दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मैंने एक तो सेकेंड हैंड क्यों ली, जीप ही क्यों ली, राइट। जबकि 19 लाख में बहुत सारे गाड़ियाँ हैं मार्केट में। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या रीज़न थी। तो मैं पहले बताता हूँ कि मेरे जो क्राइटेरिया था, मुझे कौन सी गाड़ी लेनी थी। तो मेरे पास पहले टाटा की टियागो रहा हुआ करती थी, जो मैंने बेच दी। अब उसके बाद मेरे को ये था कि कौन सा लेना बेटर रहेगा, राइट। तो मेरे पास तीन मेजर क्राइटेरिया थे। एक, मुझे पेट्रोल लेना था। दो, मुझे टॉप मॉडल लेना था जो भी पेट्रोल का होता। और तीन, मुझे एक सेफ़ गाड़ी चाहिए थी। तो सेफ्टी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेरे लिए। अब उसके अराउंड मैंने गाड़ी देखनी चालू करी। बिफोर जीप देखने से पहले रादर मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारी गाड़ी 15 से 20 लाख के रेंज में ट्राई कर ली थी। मैंने सोनेट टेस्ट ड्राइव किया था, सेल्टॉस टेस्ट ड्राइव किया था, हैरियर मेरी जिया जी की है तो मैंने चलाई हुई थी ऑलरेडी। मैंने एम जी हेक्टर टेस्ट ड्राइव किया, मैंने एम जी एस्टर टेस्ट ड्राइव किया। तो ये सारा गाड़ी मैं टेस्ट ड्राइव ऑलरेडी कर चुका था, राइट। मैंने क्रेटा भी चलाई थी, वेन्यू नहीं चलाई मैंने, क्योंकि वेन्यू की लुक मुझे उतनी पसंद नहीं थी। तो वेन्यू मैंने नहीं चलाई। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपकी महिंद्रा की भी गाड़ियाँ मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने वो नहीं चलाई। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने फोक्सवैगन की टाइगून भी टेस्ट ड्राइव करी थी। तो ये सारी गाड़ी मैं टेस्ट ड्राइव कर चुका था बिफोर जीप। जीप मेरे कंसिडरेशन में था भी नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि जीप का रेट अभी काफ़ी महंगा चल रहा है। तो जो पेट्रोल का भी अगर मैं टॉप एंड बोलूँ तो 27 लाख करीब चला जाता है उसका ऑन रोड मुंबई में प्राइस, राइट। तो इसलिए मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरा बजट 20 लैक्स के अंडर ही था, सो 15 से 20 के अंदर ही मैं सोच रहा था। और ऑटोमेटिक सोच रहा था, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था मेरे लिए। अभी उसके अराउंड मैंने जो गाड़ियाँ देखी उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स थी। तो पहले मैंने सोनेट ऑलरेडी बुक कर दिया था नवंबर में। मुझे लगा कि वो काफ़ी प्रैक्टिकल कार है जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से, तो वो मैंने बुक कर दी। अब उसके बाद 4 महीने हो गए, फरवरी के अराउंड मुझे थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि यार डाउट होने लगा कि क्या मैं सही गाड़ी ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, सोनेट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। क्योंकि 17 लाख उसकी ऑन रोड प्राइस आ रही है। जो एक्स लाइन है वो भी पेट्रोल टॉप मॉडल है, DCT डुअल क्लच ट्रांसमिशन, वो सिमिलर जो मुझे काफ़ी पसंद थी, चला के भी अच्छा लगा था। बट फिर मुझे थोड़ी डाउट होने लगी। एक तो उनकी शोरूम की एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब थी। तो आप जब इतनी महंगी गाड़ी उनसे ख़रीदते हैं और उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं आपको, ऑब्वियसली 4 महीने हो गए हैं आपको बुकिंग किया, तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि भाई मेरे को गाड़ी का हो क्या रहा है, राइट। तो वो जब वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं तो काफ़ी ख़राब लगता है। तो मेरे लिए भी वो थोड़ा एक कंसर्न था और थोड़ा मूड ख़राब होने लगा था मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे। तो मैंने क्या किया कि यार फिर मैंने इवैल्यूएट करना चालू किया कि भाई सब कुछ देख के कौन सा लेना सही होगा, राइट। तो मैंने उसमें देखा कि कौन कौन सी और गाड़ियां हैं जो उस प्राइस रेंज पे आती है। तो काफ़ी सारी आती है। तो मैंने सेल्टॉस भी चलाई, मुझे सेल्टॉस और सोनेट दोनों चला के मुझे अच्छी लगी गाड़ी। पावर वगैरह काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिफाइंड है इंजन, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बिकती भी है, सर्विस नेटवर्क भी अच्छा है, वो सारी चीज़ें हैं। बट कहीं ना कहीं सेफ्टी को लेकर मुझे एक बहुत बड़ा डाउट और क्वेश्चन मार्क था। क्योंकि उसकी इनकैप रिपोर्ट वगैरह जब मैंने थोड़ी सर्च करी, थोड़ी डिग करा, तो उसमें पता चला कि यार 2.53 स्टार हार्डली लेके आई थी ग्लोबल इनकैप, यूरोपियन इनकैप में। और जबकि मैं ये जानता हूँ फॉर श्योर कि जो गाड़ियाँ एक्सपोर्ट होती है यूरोप एंड US के लिए, वो थोड़ी बेटर क्वालिटी की होती है जो इंडिया से भी एक्सपोर्ट होती है, और कंपेयर टू जो इंडिया में बिकती है सेम मैन्युफैक्चरर्स की, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा अगर वहाँ पर 3 स्टार मिल रहा है तो यहाँ भी 3, या तो फिर उससे थोड़ा कम ही मिलेगा अगर ये वाला मॉडल टेस्ट होने जाता है। तो एक वो कंसर्न था मेरे मन में। जो सेकंड चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी वो ये कि और कौन सी गाड़ियाँ हैं, राइट। सो MG की गाड़ियाँ मैंने ट्राई करी, बट हेक्टर जो है काफ़ी बल्कि लगी मुझे। उसकी भी माइलेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिटी में, अगर बॉम्बे सिटी में आप चलाते हो, 4-5 की माइलेज आएगी। हाईवे पे भी अराउंड 10-11-12 मुश्किल से आती है। तो वो एक कंसर्न था मेरे लिए। और काफ़ी बड़ी बल्कि गाड़ी थी, थोड़ा कंट्रोल उस पर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। हाई स्पीड स्टेबिलिटी थोड़ी इशू आ रही थी वहाँ पे। एस्टर जो है, एस्टर उसमें एडास है, तो वो एक फर्स्ट गाड़ी जो मैंने चलाई जिसमें एडास था। हालांकि इंडियन कंडीशन में आपको भी पता है कि एडास बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है। अगर आप एकदम वेल मार्क्ड जो हाईवे होती है जिसमें लेन मार्किंग वगैरह एकदम परफेक्ट होती है, तो वहीं पे चलेगी। नॉर्मल कंडीशन में आप वैसे भी एडास को यूज़ नहीं कर सकते, इंडिया में काफ़ी रिस्की हो जाता है। तो वो एक चीज़ था जो मुझे उतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगी, और उसके वजह से उसकी प्राइस काफ़ी ऊपर चली जा रही थी। जबकि फीचर वाइज और पावर वाइज मुझे गाड़ी बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं लगी, काफ़ी लीनियर है, काफ़ी स्लगिश है थोड़ा रिस्पॉन्स उसका, गियर बॉक्स वगैरह का। तो वो मुझे इतना कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं लगा। तो ये एक मेरे लिए मेजर कंसर्न था जो मैंने MG नहीं लिया, नहीं कंसिडर कर पाया बेसिकली। हेक्टर ना तो फिर एस्टर, दोनों ही। उसके बाद आ जाती है
फोक्सवागन, राइट। सो फोक्सवागन की मैंने टाइगून चलाई। मैंने वो गाड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। 1 लीटर डीसीटी जो उसकी इंजन है, डीसीटी या टॉर्क कन्वर्टर, शायद दोनों में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, शायद टॉर्क कन्वर्टर है, बट उसकी गियरिंग काफ़ी अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा गाड़ी। 5 स्टार रेटेड है ग्लोबल एनकैप और यूरोपियन एनकैप में, वन ऑफ द सेफेस्ट एसयूवीज़ है इन द मार्केट राइट नाउ। तो वो प्राइस पॉइंट मुझे सही लग रहा था, वो गाड़ी भी चला के अच्छा लगा, स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, वेंटिलेटेड सीट है, आपके पास वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो है, आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है, वो सारा चीज़ है। तो उसके हिसाब से मुझे गाड़ी अच्छी लगी। बट कहीं ना कहीं मैं प्राइस जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था कि यार क्या 1 लीटर इंजन जब मुझे सोनेट फॉर एग्जांपल करीब 16-17 लाख में दे देती है, उससे चीपर भी आ जाता है, तो क्या उसमें वो प्राइस जस्टिफाई हो रहा था। और एक बहुत बड़ा मुझे कंसर्न लगा फोक्सवैगन के साथ, वो ये है कि उनकी सर्विस नेटवर्क काफ़ी लिमिटेड है। तो काफ़ी लोगों ने पहले भी कंप्लेन किया हुआ है कि सर्विस एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब रहता है उनका। उनकी शोरूम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और वो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था कि शायद मैं चला जाऊँ, शायद मैं चला जाऊँ उसकी तरफ। बट सर्विस का मुझे थोड़ा डाउट था, क्योंकि उनकी नेटवर्क भी उतनी स्ट्रांग नहीं है, और एक्सपीरियंस भी कस्टमर का, जो पुराने पोलो कस्टमर है, वेंटो कस्टमर्स हैं, और जो टाइगून के भी कस्टमर्स हैं, उन्होंने भी काफ़ी कंप्लेंट्स किया था। एक और उसमें इश्यूज़ आई थी बहुत रिसेंटली, वो है उसकी एसी की प्रॉब्लम, राइट। आपको पता है इंडिया में क्या गर्मी होती है, बॉम्बे की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर ये पता चल रहा था कि जो 1 लीटर इंजन है वो एसी स्विच ऑफ कर देता था बार बार, जब भी गाड़ी के ऊपर लोड आता था, या हायर एक्सेलरेशन करते हो या कुछ करते हो। तो सिटी राइडिंग में भी वो इश्यूज़ आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार ये बहुत बड़ा एक टर्न ऑफ हो सकता है, कहीं ना कहीं कंसर्न रहेगा। तो इसीलिए, बट फिर भी मुझे एक्सपीरियंस उतना अच्छा था, और गाड़ी मुझे अच्छी लगी थी। थोड़ी सी छोटी है फॉर द क्लास, फॉर द कैटेगरी, जो प्राइस आप दे रहे हो उसके हिसाब से थोड़ी छोटी है, एसयूवी नहीं लगती है, मोर क्रॉसओवर टाइप लगती है थोड़ी गाड़ी। बट रिफाइनमेंट वगैरह अच्छे थे, इंजन अच्छा था, ट्राइड एंड टेस्टेड है। 3 सिलेंडर इंजन है ये आपका, 1 लीटर डीसीटी, टर्बो डीसीटी। तो ये मुझे, फिर भी मैंने उसको शॉर्टलिस्ट कर दिया था, और वो मेरे लिए इमीडिएटली कार अरेंज कर रहे थे। मतलब मैंने बोला कि यार मेरे को ये कलर चाहिए, और वो इमीडिएटली मेरे लिए गन मेटल ग्रे जो है वो वाला मुझे अरेंज करके दे रहे थे। सो वो सपोर्ट काफ़ी अच्छा था उनकी तरफ से, जो कि किया में बहुत ज़्यादा मिसिंग था। किया में तो बहुत ही ख़राब सर्विस था, उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया मेरा, तो जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लगा। अब उसके बाद जीप में कैसे आया, राइट। ये सब गाड़ियाँ तो हो गई, मैंने ट्राई कर ली, दिमाग में थोड़ा डाउट भी था कुछ गाड़ियों को लेके। बट फिर जीप पे मैं कैसे आया, तो क्या हुआ कि जब मैं बुकिंग ऑलमोस्ट कैंसिल करने वाला था किया की, बिकॉज रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लगा मुझे, और मैं फोक्सवैगन की तरफ जाने वाला था। मैंने ऑलमोस्ट रेट वगैरह फाइनल कर लिया था, कुछ डिस्काउंट वगैरह भी कर लिए थे। तो अराउंड 20 लाख की मुझे पड़ रही थी टाइकून 1 लीटर पेट्रोल टर्बो डीसीटी, राइट। तो ये वाला मुझे 1 लीटर की 20 लाख की पड़ रही थी। और उसी दिन सुबह मैंने क्या किया, एक Cars24 का ऐड देखा मैंने, जिसमें एक जीप कंपास मिल रही थी करीब 16-17 लाख में। अब ये 2019 की मॉडल थी, और 26,000 चली हुई थी। ये पेट्रोल टॉप मॉडल थी, जो उनकी डीसीटी मॉडल है, राइट। तो ये 1.4 टर्बो डीसीटी, करीब 160 162 बीएचपी की पावर है, और 250 एनएम की टॉर्क है, तो काफ़ी पावरफुल इंजन है ये। वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड जीप की जो इंजन होती है। और जीप आपको पता है कि वन ऑफ द सेफेस्ट एसयूवीज़ है, और इसने बहुत सारे अवार्ड जीते थे जब ये लॉन्च हुआ था 18-19 में, 2018-19 में, राइट। तो उसके साथ मुझे लगा कि यार क्या इसको एक बार टेस्ट ड्राइव किया जाए, तो मैंने बुला लिया उनको, और उन्होंने गाड़ी घर पे भेजी। तो वहाँ मैंने टेस्ट ड्राइव किया जीप को। पहली बार जब गाड़ी में घुसा, उसकी फिट एंड फिनिश जो है मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया उसने, कि यार जो एक प्रीमियम गाड़ी वाला फील होता है, जिसमें हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, कहीं पे भी क्वालिटी की कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं दिखती है, एक भी प्लास्टिक पैनल आपको आउट ऑफ प्लेस या पैनल गैप या उसकी क्वालिटी चीप नहीं लगती है। तो वो मुझे काफ़ी एक अच्छा लगा, हर एक पार्ट बहुत ही प्रीमियम फील कर रहा था। मैक्सिमम जगह पे अगर मैं बोलूँ कैबिन के अंदर लेदर या सॉफ्ट मटेरियल का, बेसिकली सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है, हार्ड प्लास्टिक बहुत ही कम है। और जहाँ भी हार्ड प्लास्टिक है वो एकदम वेल पॉलिश्ड है, या तो आप वो पियानो ब्लैक फिनिश में है, या क्रोम एलिमेंट्स हैं। तो उस तरह से गाड़ी है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसका इंटीरियर, जो इस गाड़ी में बैठा हूँ। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन गाड़ी थोड़ी पुरानी थी, राइट। तो करीब 3 साल 3.5 साल पुरानी हो गई थी गाड़ी, अप्रैल 2019 की थी, वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी गाड़ी थी। और थोड़ी कंडीशन मुझे डाउटफुल लगी यूज़ खरीदने में, राइट। फिर मैंने थोड़ा और ढूंढना चालू किया, क्योंकि मुझे मन आ गया था कि यार गाड़ी बहुत प्रीमियम है, अगर मुझे अंडर 20 लाख कोई भी अच्छी मॉडल इसकी मिल जाती, तो मैं डेफिनेटली मतलब उसको सोच सकता था, ठीक है, एक बार टेस्ट ड्राइव करके। तो मेरी नज़र में एक डीलर मिले यहाँ पर बॉम्बे में, एडिस कार्स करके, तो उनका लिंक मैं डाल दूंगा। तो वो डीलर मुझे मिले, वो जूहू के पास उनका वहाँ पर जो पार्किंग कैपेसिटी है उनका, वहाँ पर रखा हुआ था गाड़ी। तो मैं वहाँ जाके टेस्ट ड्राइव लिया गाड़ी का। और एक गाड़ी मुझे वहाँ दिख गई थी, जो जीप 2020 की मॉडल थी, बट सितंबर की मॉडल थी,
और ये हार्डली 10,000 किलोमीटर चली थी, तो बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा। ब्लैक कलर था जो मुझे चाहिए था। अब उसके बाद गाड़ी एकदम परफेक्ट कंडीशन में थी, पेंट वाइज, अंदर फिनिश साफ़ सुथरी मेंटेन थी एकदम गाड़ी। 2 साल में आप सोचिए 10,000 चली है, मतलब कुछ भी नहीं चली थी, मोस्टली सिटी में चली हुई थी। तो ये गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने टेस्ट ड्राइव किया, मुझे एकदम परफेक्ट लगा। जो मैंने सुबह वाली गाड़ी टेस्ट की थी 2019 की, उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लगा मुझे। थोड़ा मुझे लगा कहीं ना कहीं इंजन उसकी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, तो ट्रांसमिशन इंप्रूव हुआ है। तो वो चीज़ मुझे इंप्रेसिव लगा और मैंने इमीडिएटली उसे बुक कर दी। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि यार अगर आप एक यूज्ड या सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आपको बहुत केस में एक अच्छी गाड़ी मिल सकती है अगर आप थोड़ा ध्यान दें और चीज़ों पे फोकस करें। और थोड़ा ग्रैनुलरली आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा माइन्यूटली ध्यान देना पड़ेगा चीज़ों पे, और डेफिनेटली आपको एक अच्छी गाड़ी मिल सकती है। तो मैं कुछ उसके टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि जो मैंने फॉलो किया था जब मैं ये गाड़ी खरीद रहा था। तो पहली बात ये है कि आप अच्छे से गाड़ी को फिजिकल चेक कर लें, राइट। अच्छे से पेंट वगैरह देख लें कि कहीं कुछ मेजर एक्सीडेंट तो नहीं है, पैनल गैप्स वगैरह चेक कर लें, इंजन पे देख लें अंदर की तरफ कि यार कहीं कुछ बहुत बड़ा डैमेज या कुछ वैसा तो मार्किंग नहीं है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जब आप गाड़ी की एजेस देखेंगे तो वहाँ पर देखिए वेल्डिंग तो चेंज नहीं हुई है, बिकॉज लेज़र वेल्डिंग होती है जीप की हर गाड़ी, या तो कोई भी एक गाड़ी होती है जो मोस्टली मॉडर्न गाड़ीज़ होती हैं वो लेज़र वेल्डेड होती हैं। तो अगर वहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग आपको मार्क्स दिखेंगे तो मतलब गाड़ी में रिपेयरिंग का काम हुआ है, राइट। वो देख सकते हैं। थर्ड चीज़ जो मैं किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेटली करना चाहिए, वो ये कि गाड़ी को सर्विस सेंटर ले जाएं। और काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स एक इंस्पेक्शन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एट ए नॉमिनल प्राइस होता है उनका। तो मुझे जीप में कुछ 3,500 रुपये लगे, जिस पे कि वो 125 टेस्ट करके दिए इस गाड़ी के ऊपर कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं पे कुछ इशू नहीं है, कहीं पे भी कोई पार्ट्स जो है वो माल फंक्शन नहीं कर रही है, तो वो सर्टिफिकेशन करके देते हैं। तो ये आप खरीदने से पहले कीजिए, राइट। तो इसके बाद आपको एकदम पीस ऑफ माइंड रहता है कि यार ये गाड़ी सही है और टेस्टेड है शोरूम में। तो एक शोरूम की अकाउंटेबिलिटी भी आती है, सर्विस सेंटर की अकाउंटेबिलिटी आती है, क्योंकि कल को आप उन्हीं के पास लेके जाएंगे अगर कोई भी इशू होता है। दूसरी, जब भी आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं तो मेक श्योर आप एक एक्सटेंडेड वारंटी ले लें। अगर वो एक्सपायर नहीं हुआ है तो एक्सटेंडेड वारंटी अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर देती है तो आप उसको डेफिनेटली ले लें, 2 साल 3 साल जो भी है। एक तो आपको उतनी लंबी एश्योरेंस मिलती है थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि आप 2 साल बाद या 1.5 साल 2 साल बाद ये गाड़ी खरीद रहे हैं, तो आपके लिए भी एक पीस ऑफ माइंड हो जाता है कि आपको 2-3 साल एक्स्ट्रा और कवरेज मिल जाती है उसमें। तो वो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। और फिफ्थ अगर मैं बोलूँगा पॉइंट, तो एक बार गाड़ी के अंदर बैठ के अच्छे से टेस्ट ड्राइव कीजिए, टाइम लीजिए, दिन के टाइम पे हमेशा चूज़ करिए कि आप गाड़ी देखने जाएं। टेस्ट ड्राइव करिए, 2-3 कंडीशन में टेस्ट ड्राइव करिए, आप रिक्वेस्ट करिए कि थोड़ी लंबी टेस्ट ड्राइव करें। गाड़ी की गियरिंग वगैरह, इंजन की नॉइज़, इंसुलेशन, ये सब चीज़ों पे ध्यान दें। तो ये सारा चीज़ अगर आप इंश्योर करते हैं और आपको लगता है सेटिस्फेक्शन है, और डीलर वगैरह जो हैं वो रिलायबल है, उनके रिव्यूज़ वगैरह देखिए मार्केट में। किसी से भी मत लीजिए, आजकल तो काफ़ी अच्छा हो गया है, बहुत सारे ये Cars24 है, आपके स्पिनी कार्स है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से चेक होती है गाड़ी और रिस्टोर की जाती है गाड़ी प्रोफेशनली, तो वहाँ से भी आप गाड़ी ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इंस्टेड ऑफ पेइंग आप 17-18 लाख या 20 लाख रुपए एक मिड सेगमेंट या मिड साइज़ एसयूवी आप जिसको बोलते हैं, मिड साइज़ भी नहीं, मैं कॉम्पैक्ट एसयूवी बोलूँगा, कि अंडर सब 4 मीटर जो कैटेगरी है उसमें आती है सोनेट, तो वो गाड़ी लेते हैं। और जब आप उससे 1-2 लाख रुपए मिला के आप कहीं ऊपर एक सेगमेंट की गाड़ी लेते हैं, जैसे कि एक फुल साइज़ एसयूवी है जीप कंपास, जब उस कैटेगरी में चले जाते हो तो आपको बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ता है क्वालिटी में, और आपकी जो पीस ऑफ माइंड होती है उसमें। गाड़ी की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स काफ़ी अच्छी है, गाड़ी की म्यूज़िक सिस्टम काफ़ी अच्छी हो जाती है, बेसिक फिट एंड फिनिश में आपको एकदम सेटिस्फेक्शन आने लगता है, डोर की जो थड होती है वो उससे आपको क्वालिटी का एक फीडबैक मिलता है। हर एक चीज़ एकदम वेल लेड आउट होती है, कुछ भी अननेसेसरी नहीं होती है। क्योंकि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा गाइस, जो प्रीमियम गाड़ियों में एक बहुत बड़ी डिफरेंस होती है बजट गाड़ियों में और प्रीमियम गाड़ियों में, कि जो बजट कार्स होती हैं, राइट, जैसे सोनेट हो गई, वेन्यू हो गई, क्रेटा हो गई, सेल्टॉस हो गई, राइट, ये सब गाड़ियाँ आज भी एक मिड सेगमेंट में आती है, राइट, ये प्रीमियम कार्स में नहीं गिनी जाती हैं। तो जब ये गाड़ियाँ आप खरीदते हैं तो इस गाड़ियों में क्या होता है कि जो चीज़ों में एक्चुअली पैसा लगता है, राइट, वो फिट एंड फिनिश में पैसा लगता है, राइट। जो मेजॉरिटी आपको जो प्रीमियम चार्ज करती है, आप मर्सिडीज़ हो गई, BMW हो गई, जीप हो गई फॉर एग्जांपल, राइट, ये गाड़ी जब प्रीमियम चार्ज करती है तो ये उसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के लिए चार्ज करती है, बिकॉज यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा लगता है। जो मिड सेगमेंट की गाड़ियाँ होती है वो आपको किसी तरह से कन्विंस करते हैं कि भाई हमारे पास बाहर की इतनी ज़्यादा तो फीचर नहीं है, बट हम क्या करते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक फीचर काफ़ी दे देंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो एक बड़ी स्क्रीन देना, या एक 10 इंच का स्क्रीन, आज की स्क्रीन का एक जो डायमेंशन है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग होती है गाड़ियों की।
तो ये ज़्यादा स्क्रीन दे देना या उसके अंदर टच अच्छी कर देना या मैप दे देना, ये सब एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पैसा ऐड नहीं करती है प्रीमियम वैल्यू में, राइट। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ें हैं जो बहुत ईजिली हो सकती हैं, राइट। जो मेजर चीज़ें होती है वो गाड़ी की फिट एंड फिनिश में होती है। आप किस तरह की मटेरियल यूज़ करते हैं, आपकी सीट में लेदर किस तरह का यूज़ होता है, आपके डैशबोर्ड पे कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, आप सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ करते हो या हार्ड मटेरियल यूज़ करते हो, तो उसमें जो होती है काफ़ी ज़्यादा पैसे ऊपर नीचे होते हैं। और जो प्रीमियम कार्स होती है वो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती है, क्योंकि ये कम गाड़ियाँ बनाती हैं, तो इसके हिसाब से इनकी जो क्वालिटी कंट्रोल होती है वो भी थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है। इसलिए आपको अननेसेसरी पैनल गैप्स नहीं मिलेंगे, आपको गाड़ी में मल्टीपल जगह प्रोटेक्शन मिलेगी। गाड़ी के अंदर रोल केज प्रोटेक्शन होती है, रोल बार प्रोटेक्शन होती है कहीं कहीं डोर्स में, जैसे जीप वगैरह में भी होती है। मटेरियल काफ़ी प्रीमियम यूज़ किया जाता है आपकी चीज़ों पर। स्टेयरिंग में जो आपकी लेदर रैपिंग होती है वो प्रीमियम होती है, जो लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो ये इंपॉर्टेंट होना है कि जब ये प्रीमियम गाड़ियाँ बनती है तो ये बहुत सालों के लिए बनती है। इसकी इंजन काफ़ी पावरफुल होती है, इंजन रिलायबल होती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप एक्चुअली जो प्रीमियम है वो दे रहे हैं, ना कि सॉफ्टवेयर फीचर के लिए। क्योंकि सॉफ्टवेयर फीचर ऐड करना वाकई में उतना महंगा नहीं होता जितना कि हार्डवेयर पे काम करना होता है, जो गाड़ी के एक्चुअली बिल्ड पे पैसा लगता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें ध्यान रख सकते हैं आप। लेकिन जब मैंने जो 4-5 पॉइंट आपको बताया यूज़ कार खरीदते समय, तो उस पे डेफ़िनेटली ध्यान दे सकते हैं। और इस तरह से आप अपनी बाइंग एक्सपीरियंस को बेटर कर सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छी डील मिल गई है, सो मैं अभी सोचता हूँ कि इसको 4-5 साल चलाऊँगा। एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब आप यूज़ कार खरीदते हैं तो जो डिप्रिसिएशन की वैल्यू है वो ऑलरेडी जो सेलर होता है वो बेयर कर चुका होता है, राइट। तो ये गाड़ी 25-26 लाख की थी जब उसने खरीदी थी, 2 साल में उसने मेरे को बेची कुछ 19 लाख में, राइट। मैंने डीलर से 19 लाख में खरीदी, तो डीलर भी अपना कुछ मार्जिन रखा होगा, तो मतलब जो एक्चुअल सेलर है, जो कस्टमर था इस कार का, वो करीब 8-9 लाख के लॉस में इसको बेचा होगा। नाउ उसने डेप्रिसिएशन और लॉस ले चुका है। अभी अगर मैं इस गाड़ी को 5 साल भी इस्तेमाल करता हूँ और उसके बाद बेचता हूँ, तो मुझे हार्डली 4-5 लाख का नुकसान होगा, जो फिर भी बहुत अच्छा है, कंसिडरिंग कि मैं इसको नया खरीदता अभी 27 लाख में और 5-6 साल बाद बेचता, तब भी मुझे वही 14-15 लाख में गाड़ी बेचना पड़ता, राइट। तो मेरे लिए ऑलमोस्ट 12-13 लाख का नुकसान है यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ दैट आई एम ओनली लूजिंग 4-5 लाख अभी, राइट। तो ये बहुत बड़ा डील था। जब आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप एक और गाड़ी में अपग्रेड कर सकते हैं। तो वंस आपको समझ आ जाता है कि गाड़ी खरीदनी कैसी है, क्योंकि बहुत महंगी है, और आजकल यूज्ड कार पे लोन्स भी इजीली मिल जाते हैं, तो वो भी इशू नहीं है। तो जब आप खरीदते हैं तो मल्टीपल चेक्स करिए आपके अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, एंड मेक श्योर कि आप एक सही गाड़ी चुन रहे हैं। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बट डेफिनेटली बहुत लोगों को नई गाड़ी ही खरीदनी है। और मैं भी जब पहली गाड़ी खरीद रहा था तो नया ही खरीदना चाह रहा था, बट धीरे धीरे आपको ये लगेगा कि यार क्या मैं एक सेगमेंट ऊपर जा सकता हूँ बिना उतना पैसा दिए। तो ये डेफिनेटली एक ऑप्शन है जहाँ पर आप सेकेंड हैंड कार्स और यूज कार को। सो गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो थम्स अप करिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कि किस तरह से मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको इस तरह की वीडियो और देखनी है। मैं अपनी इस तरह के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ताकि आपको भी ये सब डिसीजन लेने में इजी हो, आप भी सीख सकें कुछ जो मेरी गलतियाँ हैं या जो मैंने सही किया है उससे आप कुछ सीख सकें। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो, राइट, एंड स्टेइंग टिल द एंड। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।